मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का कैश बुक का चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट करवाया। अब सिंगल कॉलम कैश बुक के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक के जो हमारे टाइप हैं उसी में नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं और उसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि एक ऐसी कैश बुक जिसमें दो कॉलम। देखो आज की डेट में आप देखोगे कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजैक्शन केवल और केवल कैश में नहीं करते, बल्कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन वो बैंकों के थ्रू भी करते हैं। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल कैश के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जानना चाहते, बट अलोंग विद कैश दे आल्सो वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंक। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। इसी प्रकार कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो अपने कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं या अपने सप्लायर से कैश डिस्काउंट लेते हैं। तो दे आल्सो वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश डिस्काउंट अलाउड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में डबल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं। देखो डबल कॉलम कैश बुक के तीन टाइप होते हैं, तीन में से कोई भी एक टाइप आप जैसे भी क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं? कैश एंड बैंक कॉलम। पहला कॉलम है कैश एंड बैंक कॉलम। सेकंड हमारे पास है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। थर्ड हमारे पास है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। यानी कि जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसमें इन तीनों में से कोई एक कैश बुक बनाई जाती है, या तो डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक और डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कैश एंड बैंक कॉलम की बात। तो देखो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश के साथ साथ बैंकों के थ्रू भी करता है, काफी ट्रांजैक्शन बैंकों के थ्रू भी करता है, तो वो अपने बिजनेस में एक ऐसी कैश बुक मेंटेन करता है जिसमें दो कॉलम बनेंगे, एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसे होगा? इसका फॉर्मेट सिंपल होगा कैश बुक की तरह। जैसे आपने सिंपल कैश बुक बनाई थी उसी प्रकार डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाएगी। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो। अब देखो वहां पे उसमें क्या होता था, एक ही कॉलम होता था अमाउंट का, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन कैश से होते थे। यहाँ पे डेबिट साइड में भी दो कॉलम बन जाएंगे और क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम, एक एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, कैश और बैंक। इस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाएगी। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, सॉरी अब इसमें अमाउंट नहीं लिखना, अब आपको कैश और बैंक कॉलम बनाएंगे। यहां पे एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। ठीक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश को इफेक्ट कर रही है तो आप उसको कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बैंक के ऊपर पड़ रहा है तो आप उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। सिर्फ उसमें आपको अपनी एंट्री को माइंड में रखना है, ठीक है, कि एंट्री के अकॉर्डिंग किस चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ चीजें मैं आपको जनरल वाले चैप्टर में पहले ही बता चुका। जैसे किसी पार्टी से चेक मिलता है, अगर इमीडिएटली डिपॉजिट करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अगर वो इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं करवाते, ठीक है, इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं करवाते, तो मैंने बताया था उसको किस नाम से दिखाना है, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी। लेकिन उसमें ये देखो कि वो चेक फ्यूचर में कब डिपॉजिट हुआ या उस चेक का फर्दर क्या हुआ। देखो आज अगर चेक मिलता है और उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे, आपने एंट्री कर दी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पार्टी, तो आप ये देखोगे कैश या बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे।
लेकिन 2 दिन बाद आप बैंक में जमा कराते हो, क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू चेक इन हैंड, तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। यानी कि सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आपको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है तो एंट्री को अपने माइंड में रखो, एंट्री को माइंड में रखते हुए ट्रांजेक्शन को कैश कॉलम या बैंक कॉलम जिस पे भी इफेक्ट है रिकॉर्ड करो। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मान लो पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, डेट जो भी होगी वो लिख देंगे। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल। मान लो 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया गया, ठीक। अब अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास है कि डिपॉजिट ₹30,000 इनटू बैंक। भाई हमने 30,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए, बैंक में आप 30,000 रुपीज डिपॉजिट करवा रहे हो, आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप देखो कि आपकी एंट्री बन रही है इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग बैंक और कैश दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है। इस ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बोथ द कॉलम। बैंक कॉलम में भी आप इसको रिकॉर्ड करोगे, कैश कॉलम में भी। कैसे? बैंक डेबिट हो रहा है तो इसके डेबिट साइड में जो भी डेट है लिखा, और अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे? कैश। जैसे आपने 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाए तो बैंक कॉलम में 20 लिखेंगे कैश का नाम लिखकर। इसी प्रकार कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपकी जो भी डेट है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा जाएगा बाय बैंक 20,000, और इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी का साइन डिनोट किया जाएगा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार कुछ और ट्रांजेक्शन लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। भाई बैंकों में जो हमारा पैसा डिपॉजिट है उस डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब देखो बैंक कभी भी इंटरेस्ट देता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका कि वो पैसा मैं कैश में नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट अमाउंट इज डिपॉजिट इन अवर बैंक अकाउंट। तो एक तरीके से अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो हमारा बैंक अकाउंट, भाई वो बैंक दे रहा है लेकिन हमारा अकाउंट तो रिसीवर हुआ, बैंक को करोगे डेबिट, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, क्रेडिट बैंक टू इंटरेस्ट, तो बैंक डेबिट हो रहा है डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक में रिकॉर्ड कर देंगे। मान लो 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिला, ठीक। इस तरीके से डिफरेंट ट्रांजेक्शन को आप अपनी डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर एट द एंड ऑफ पीरियड, जो भी मंथ की एंडिंग है, ईयर की एंडिंग है, आप क्या करोगे? इनको बैलेंस करोगे। जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम होता था कैश का, दोनों साइड का टोटल करके, कैश के केस में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होता था तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग बैलेंस आप निकालते थे। इसी प्रकार डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम को बैलेंस करोगे। जैसे कैश का टोटल करोगे, इधर का टोटल है 1 लाख, इधर का टोटल है 20, यानी कि डेबिट साइड जाता है तो लास्ट डेट में आप बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश का कितना बैलेंस आ गया? 80। इसी प्रकार बैंक का बैलेंस निकालोगे। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में जैसे बैंक का बैलेंस आ रहा है, इधर 21 है, इधर कुछ नहीं है, तो आप बैंक का बैलेंस भी 21 कह दोगे, डेबिट साइड जा रहा है। अब इसमें एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि जो कैश कॉलम होगा इट विल ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, विल नेवर शो क्रेडिट बैलेंस। इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन जो बैंक कॉलम है उसकी कोई भी साइड ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बैंकों में कस्टमर को एक फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसके अंतर्गत किसी भी कस्टमर का बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा भी वो विड्रॉ कर सकता है अगर उसको रिक्वायरमेंट हो। तो इसलिए कैश बुक में है, कैश बुक ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, इट नेवर शोज द क्रेडिट बैलेंस कैश कॉलम, बट बैंक कॉलम में हैव द डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट। अगर ये साइड ज्यादा होती बैंक में तो इधर बैलेंस निकाल देते टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, ठीक। एक दो क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एंट्री को ट्रांजेक्शन को माइंड में रखना है। देखिए बेटा आई थिंक इलस्ट्रेशन 5th तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे, मैंने आपको 5th क्वेश्चंस करने के लिए दिया था।
इसके बाद इलस्ट्रेशन 6 की बात करें, देखो इलस्ट्रेशन 6 में ये कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। आपके सामने जो ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं उनको आपको एक कैश बुक में रिकॉर्ड करना है जिसमें कैश एंड बैंक कॉलम, देखो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कर दिया गया, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ऐसी कैश बुक बनाओ जिसमें दो कॉलम हो, कैश और बैंक का। कैश डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश और बैंक। सबसे पहले आपने फॉर्मेट को बनाना है, ठीक है। पहले आपने लिख ली डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश एंड बैंक। फॉर्मेट आपने बना लिया। अब देखो सबसे पहले इसने हमें 2017 फर्स्ट ऑफ जनवरी को इसने कहा कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। देखो फर्स्ट ऑफ जनवरी को इसने डायरेक्टली हमें बैलेंस दे दिया, यानी कि बिजनेस पहले से स्टार्ट था। इस साल जनवरी के स्टार्टिंग में आपके पास 4000 का तो कैश अवेलेबल और 12000 बैंक में बैलेंस है। तो सबसे पहले आपके पास बैलेंस दिया गया, आप बैलेंस को नोट डाउन करेंगे 2017 जनवरी 1। अब बेटा इसमें एक बात और ध्यान रखना कि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, लेकिन बैंक का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस भी। इस क्वेश्चन में आपको केवल बैंक बैलेंस बता रखा है, ये नहीं बता रखा कि उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, तो हम उसको एसेट्स मानते हैं और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये कहता बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक बैलेंस के साथ क्लियर इसने क्रेडिट लिखा होता तो आप इधर लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इस केस में दोनों का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आपने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड का बैलेंस है 4000, बैंक बैलेंस है 12000, 12000। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 13,200। भाई हमने 13,200 की गुड्स कैश में सेल करी, कैश में गुड्स सेल आउट करी, एंट्री बनाओ, कैश आ रहा है डेबिट, गुड्स जा रही है क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो 4 जनवरी को कैश के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने की सेल हमने की है 13,200, कितनी 13,200। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है 5 जनवरी को रिसीव फ्रॉम सुरेश 2500। भाई हमने सुरेश से 2500 रुपीज रिसीव किए, सीधी सी बात है कैश में रिसीव किया है। क्या एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, तो कैश के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा टू सुरेश। कितना कैश रिसीव किया गया है 2500, ठीक। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन 6 तारीख को कह रहे हैं कि भाई रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इट इनटू बैंक। 6 तारीख को आपने रवि से एक चेक रिसीव किया एंड दैट चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, उसी टाइम आपने बैंक में जमा करा दिया। देखो रवि से चेक लेकर आप हाथों हाथ बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक और रवि पे इफेक्ट पड़ेगा। बैंक तो एक रिसीवर है, भाई बैंक में चेक जा रहा है, पेमेंट जा रही है, बैंक तो हो गया रिसीवर डेबिट, रवि पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर क्रेडिट, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। तो यहाँ पे 2017 6 जनवरी बैंक टू रवि, बैंक डेबिट हो रहा है, अपोजिट अकाउंट है रवि, तो बाय रवि। रवि से कितने का चेक रिसीव किया गया है 6,400, 6,400 रुपए का। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं
कि भाई सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक 7600। ऑफिस स्टाफ, हमारे ऑफिस में जो वर्कर काम करते हैं उनको चेक से 7600 रुपीज की सैलरी दी जा रही है। चेक से सैलरी पे की जा रही है, यानी कि बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? सैलरी और बैंक पे। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, क्या कर दोगे? डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, क्रेडिट। क्या एंट्री बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो बेटा, इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग बैंक आपके पास क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में बाय सैलरी। बैंक से कितने की सैलरी पे की गई है? 7600। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि पेड सुधीर बाय चेक। भाई हमने सुधीर को 5000 रुपीज की पेमेंट चेक से की। सुधीर को चेक से पेमेंट कर रहे हो, सुधीर और बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो, सुधीर को पेमेंट करोगे चेक से, सुधीर इज ए रिसीवर, डेबिट। अच्छा, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, क्रेडिट। सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 10 तारीख को इस ट्रांजेक्शन में बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय सुधीर। कितने की पेमेंट चेक से की जा रही है सुधीर को? 5000 रुपीज, 5000। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। भाई आपने 1200 रुपीज ट्रैवलिंग एक्सपेंस के दिए। मैं आपको पहले बता रहा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मींस घूमने फिरने के। मतलब जैसे भी हमें गुड्स खरीदनी है, हम लोग सप्लायर के घरों तक जाते हैं, दुकानों तक जाते हैं, ठीक है, वहां से सामान खरीद के लाते हैं, तो उसके लिए जो खर्चे होते हैं उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो सिर्फ ये कह रहा है कि पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये नहीं बता रहा इन कैश या बाय चेक। तो जब नहीं बताता तो वो कैश में माना जाता है। तो पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1200। ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चे डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे? क्रेडिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 12th ऑफ जनवरी को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितने की पेमेंट की गई है ट्रैवलिंग एक्सपेंस की? 1200, 1200 रुपए की। इसके बाद 15th को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कैश परचेज रुपीज 8000। भाई 8000 रुपीज का सामान आपने कैश में खरीदा। कैश में आप गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स आपके पास आ रही है डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय परचेज अकाउंट। कितने की परचेज की गई है कैश में? 8000 रुपीज। कैश में आपने परचेज की है 8000 रुपीज। इसके बाद 16th ऑफ अप्रैल को अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000। भाई बैंक में हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए। अब आप देखो इस ट्रांजेक्शन में 16th को ये कह रहा है कि बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाएंगे। पहले तो आप एंट्री बनाओ। अगर आप बैंक में कैश जमा कराते हैं तो बैंक और कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप देखो इस एंट्री में बैंक और कैश दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। बैंक आपके पास क्या हो रहा है? डेबिट। तो आप इस ट्रांजेक्शन को बैंक के डेबिट साइड में 16th ऑफ जनवरी को क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। बैंक के तो डेबिट साइड में लिख देंगे 10,000 रुपीज। इसी प्रकार कैश आपके पास क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट 10,000। और ये हमारे लिए एक कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कहता है कि भाई कैश सेल 15,100, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। 20 तारीख को दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, दोनों की अलग अलग एंट्री करो। पहले कह रहे कैश सेल, भाई 15,100 का सामान आपने कैश में बेचा, क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो 20 तारीख को क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल कैश में की गई है? 15,100। इसी प्रकार 20 तारीख को ये कह रहा है कि परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। भाई हमने 6800 रुपीज की मशीन खरीदी और उसकी पेमेंट हमने कैश में की है। तो मशीन खरीद रहे हो, मशीन आपके पास आ रही है डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है क्रेडिट।
एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 20th को बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीनरी खरीदी है कैश में, 6800। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है पेड वेजेस फॉर इरेक्शंस ऑफ अबव मशीन। अब ये पॉइंट ध्यान से समझो। देखो बेटा ये कह रहा है कि 400 रुपीज हमने वेजेस के पे किए इस मशीन को इरेक्ट करने के लिए, मशीन को लगवाने के लिए। देखो जैसे हम लोग मान लो किसी दूसरे शहर से मशीन लेकर आ गए, ठीक है, अपनी फैक्ट्री में उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना भी आसान प्रोसेस नहीं होता, अगर बड़ी मशीन है तो उसके लिए हम किसी मैकेनिक को, वर्कर को, इनको बुलाते हैं, जिसके लिए हम उनको मजदूरी देते हैं। नॉर्मल केसेस में अगर वेजेस दी जाए तो वेजेस एक खर्चा है, डेबिट कैश जा रहा है क्रेडिट। लेकिन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब हम किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज में लाने तक उस फिक्स एसेट्स पे किया गया हर प्रकार का एक्सपेंस उस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पे आपने जो मशीन के ऊपर 400 रुपीज वेजेस के दी, ये वेजेस के नाम से नहीं बल्कि मशीन के नाम से दिखाए जाएंगे। आपकी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किस डेट को, 21 को, तो बाय मशीन अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में माई मशीनरी अकाउंट 400 रुपीज। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7500। देखो बैंक से 7500 रुपीज निकाले गए ऑफिस में यूज करने के पर्पज से। भाई ऑफिस में जैसे खर्चे होते हैं, किसी को सैलरी देनी है, रेंट देना है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, उन खर्चों के पेमेंट करने के लिए आपने 7500 बैंक से निकलवाए। लेकिन अभी तक आपने पैसा दिया नहीं है, आपने 7500 बैंक से निकलवाकर ऑफिस में रख ली। ऑफिस में क्या गया, कैश, कैश को करोगे डेबिट, बैंक से पैसा है, बैंक इज ए गिवर, बैंक को करोगे क्रेडिट। तो अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश टू बैंक। तो अब आप देखो कि इस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है 22 को। कैश और बैंक दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो कैश तो हो रहा है डेबिट, डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कैश के डेबिट में 7500 और बैंक और है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट। बैंक के क्रेडिट में कितना लिखोगे, 7500 एंड दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको ये कह रहे हैं रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक। भाई 23 को आपने अनिल से कोई चेक रिसीव किया, कितने का, 4600, और वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 23। तो जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो आपके अकॉर्डिंग बैंक और अनिल पे इफेक्ट पड़ा। बैंक तो एक रिसीवर हो गया डेबिट, अनिल एक गिवर हो गया क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो 23 को बैंक के डेबिट साइड में टू अनिल कितने का चेक था, 4600 का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया। उसके बाद 27 को आगे कह रहे हैं अनिल्स चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर। भाई ये कह रहे हैं कि 27 को अनिल से जो चेक मिला था जिसको आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, दैट वाज रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर। भाई बैंक ने वो चेक वापस कर दिया क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो, वो चेक आपका क्या हो गया, डिसऑनर। अब आप देखो कि अनिल से हमें चेक मिला, हमने उसे बैंक में जमा कराया, हमारी एंट्री हो रही थी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। आज जब वो चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब बैंक पे पैसा नहीं आया, तो इसके रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे अकाउंट से जो पहले पैसा हमने डिपॉजिट में दिखाया था वो डिडक्ट हो जाएगा और वापस हम अनिल के पैसा मांगेंगे अनिल टू बैंक। तो 27 को बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय अनिल। कितने का चेक था, बैंक से कितना पैसा कटेगा, 4600, कितना अमाउंट हो जाएगा, 4600। ठीक, इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक 8000। भाई हमने एक कंप्यूटर खरीदा,
एंड इट्स पेमेंट इज मेड बाय चेक। हमने 8,000 रुपीज का कंप्यूटर खरीदा जिसकी पेमेंट आप चेक से कर रहे हो, तो किसके इस पे इफेक्ट पड़ेगा? कंप्यूटर और बैंक पर। बैंक तो एक गिवर है, क्रेडिट। कंप्यूटर आपके पास आ रहा है, डेबिट। और मैंने बताया था कि कंप्यूटर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय ऑफिस इक्विपमेंट। कितने का? कितने का ऑफिस इक्विपमेंट है? 8,000। चेक से कितने का कंप्यूटर खरीदा है? 8,000। ठीक। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है पेड चैरिटी 120। भाई 120 रुपए आपने चैरिटी के दिए। चैरिटी मीन्स दान। ठीक है भाई, जैसे आप लोग कई बार अपने बिजनेस में चैरिटी करते रहते हो। जैसे कोई मांगने वाला आ गया, उसको पैसा दे दिया, कोई सोसाइटी आ गई, कोई समाज सेवक वगैरह आ गए, वो आपसे किसी चीज का पैसा ले जाते हैं, तो उसको चैरिटी कहते हैं। तो ये कहते हैं 120 आपने चैरिटी के दी, 30 तारीख को आप 120 की चैरिटी दे दो। चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करोगे? डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे? क्रेडिट। एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां लिख देंगे बाय चैरिटी। कितने की चैरिटी की गई है? 120, 120 रुपए। ठीक है। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं 31 को पेड इनटू बैंक 12,000। भाई हमने बैंक में 12,000 रुपीज पे किए। पेड इनटू बैंक का मतलब है बैंक में जमा करवाए। ठीक है। बैंक में आप 12,000 रुपीज डिपॉजिट करवाओगे, किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? बैंक और कैश पर। बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, बैंक कीजिए रिसीवर, डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग बैंक तो आपके पास हो रहा है डेबिट, तो इसके तो डेबिट साइड में 31 को क्या लिखा जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितना? 12,000। बैंक तो हो जाएगा डेबिट। और इसी प्रकार बैंक टू कैश, कैश आपके पास हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का नाम लिखा जाएगा कितने से? 12,000। ठीक है। एंड दिस इज ए कॉन्ट्रेंट। ये आपकी कॉन्ट्रेंट। ठीक है बेटा, सभी ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली। नाउ इट इज द टाइम टू बैलेंस द कैश बुक। अब आपको अपनी कैश बुक को बैलेंस करना है, जिसके लिए मैंने बताया कि कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। पहले कैश कॉलम की बात करो, डेबिट का टोटल करो 17, 19, 34, 41, 42, 42,300। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 42,300। और क्रेडिट साइड का अगर टोटल किया जाए तो 8,000, 9,000, 19, 25, 25, 37, 37, 38,320, 38,520, 38,520। बेटा एक बार टोटलिंग करके देख लेना, मे भी हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। आप इस बैलेंस में से जब इस बैलेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंस बचेगा 3,780। कितने का डिफरेंस बचेगा? 3,780। एक बार चेक कर लीजिएगा सेम बैलेंस बच रहा है कि नहीं। बिल्कुल सेम बैलेंस है। तो देखो डेबिट साइड आपकी ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड में 31 को लास्ट डेट को आप बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश का बैलेंस तो कितना आ गया? 3,708। इसी प्रकार बैंक कॉलम को बैलेंस करो, 12 और 10, 22, 26 और 12, 38,600। भाई डेबिट साइड का टोटल है 38,600। क्रेडिट का टोटल और करो बैंक में। बैंक की क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो 6 प्लस में 7, 13 प्लस में 4, 18, 18 प्लस में 7, 25, 29, 37, 38,100, 38,700, 39,100। भाई इस साइड का टोटल 39,100 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना सेम आ रहा है क्या नहीं। आई थिंक नहीं बेटा गलत हो गया। 12 प्लस में 10, 22 प्लस में 46। कोई ट्रांजिशन शायद इग्नोर तो नहीं कर दिया हमने?
16 को 10,000 डिपॉजिट कराए थे बेटा। एक 6 को ट्रांजेक्शंस था, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली ओह शिट बेटा सॉरी, देखो हमने फर्स्ट में मिस्टेक कर दी। आपने देखा कि मैंने शायद इसको पेड देख लिया भाई। इसमें कहा गया था रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। 6 तारीख को रवि से जो चेक मिला था वो बैंक में जमा कराया था, तो बैंक टू रवि, बैंक डेबिट हो रहा था, हमने बाय मिस्टेक उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया था टू रवि, ठीक है। तो बैंक के डेबिट साइड में 6400 और आएगा। अब टोटल करो तो अब हमारे पास आ जाएगा, इस साइड का टोटल हो जाएगा 38,600 प्लस में 6,400, 45,000 हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड का टोटल हमारे पास आएगा 7 प्लस में 5 12 प्लस में 7 19 23 31 32,700। अब टोटल आ रहा है 32,700, तो डिफरेंस कितना बचेगा 12,300। अब बैंक के केस में भी आप ये पा रहे हो कि डेबिट साइड आपकी ज्यादा है, तो आप क्रेडिट साइड में ही बाय बैलेंस कैरेक्टर आपने पहले लिख लिया, वहीं पे लिख दोगे 12,300 और लास्ट में टोटल करो। इस साइड का टोटल बैंक का 45, इधर का बैंक का भी टोटल 45, ठीक है। कैश का टोटल आपके पास मैक्सिमम बैलेंस कितना था 42,300। यहां बैलेंस निकालने के बाद इधर का टोटल भी अब कितना आ गया 42,300। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम विल बी फाइंड आउट। क्लियर बेटा? तो देखो ये हमारे पास एक डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, हैविंग द कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। आप इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूं। ओके बेटा, थैंक यू।